जो बीजेपी संघ परिवार को सफलता के कुछ फॉर्मूले मिले या उन्होंने अपनाए, वो फॉर्मूले दूसरों को नहीं जम रहे हैं। हाँ जी। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट वाले हो, चाहे अम्बेडकरवादी हो, चाहे समाजवादी हो। कांशीराम जी ने भी जब बीएसपी के समय में बीजेपी का सत्ता में आने के लिए उपयोग किया, लेकिन अम्बेडकर स्मारक जब बनाने की बात थी तो वो कांशीराम का दिमाग था, वो थोड़ा बीजेपी वालों का। तो अम्बेडकराइट राजनीति का जो गिरावट है, गिरता हुआ जो दर्जा है, उसके लिए सिर्फ नेता और संगठन जिम्मेदार है ऐसा मानोगे तो आधा सच है। उतने लोग भी, उतने वोटर भी, उतना समाज भी जिम्मेदार है। नागपुर महानगर पालिका एक ऐसा विषय जो लोगों के जमीन से जुड़ा है, लोगों के जीवन यापन से जुड़ा है। लोग आए दिन समस्या से घिरे होते हैं और नागपुर महानगर पालिका पर काफी उम्मीद से वो देखते हैं कि उनकी समस्या का समाधान उनसे निकले। हम इसी नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन में, जो इलेक्शन हमेशा धुआंधार होता है, हमेशा जो दिग्गज है, देश भर के जो नेता है नागपुर से, जो बड़े प्रसिद्ध नेता आए हैं नागपुर इलेक्शन पे, उनके हमेशा स्टेटमेंट आते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश माने सर हैं। सर, आपका वेलकम। हम देखते हैं सर, 8 साल एक स्थानिक चुनाव को 8 साल नहीं होना, क्या लगता है आपको? एक डेमोक्रेसी में, और हम अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, 8 साल एक महानगर पालिका का चुनाव नहीं हो पाना, लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाना, कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हो पाना, क्या रिमार्क देंगे आप इसके ऊपर? पहली बात है कि हम अपने आप को लोकतंत्र देश कहे, संविधान डिक्लेयर करता है, तो में है या नहीं। एक दुनिया में आजकल जितनी भी लोकतांत्रिक देशों के कार्य प्रणाली को लेकर, फंक्शनिंग को लेकर जो सर्वे स्टडी आ रहा है, उसमें अब इंडिया को लोकतांत्रिक देश के श्रेणी से अलग रखा जाता है। उससे पता है कि ये लोकतांत्रिक नहीं रहता है। दूसरी बात, लोकतांत्रिक देश की ग्रासरूट जो डेमोक्रेसी होती है वो बहुत स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है। और अपने देश में भले संविधान में बदलाव किए, स्थानिक स्वराज्य संस्था में कुछ बदलाव किए, उसके लिए अधिकार दिए गए, संविधान संशोधन हुआ, इसके बावजूद इनको जो मजबूत करने का प्लान है उसको ज्यादा ठोस कोई ध्यान नहीं दिया। महाराष्ट्र में उसी का परिणाम पिछले 7-8 साल से चुनाव नहीं हुए। हाँ जी। और ये चुनाव नहीं होने का एकमेव कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल ट्रस्ट फॉर्मूला 2010 में कृष्णमूर्ति के केस में दिया कि भाई आपको सिटी वाइज SC ST OBC, SC ST की तो जनगणना होती है, आंकड़े होते हैं, लेकिन OBC की काउंटिंग करनी चाहिए और उसके आधार पर OBC का रिजर्वेशन फिक्स करने के लिए एक कॉम्पिटेंट कमीशन अपॉइंट करके एक साइंटिफिक स्टडी को कंडक्ट करना चाहिए। ये जो कानूनी पूर्तता है, ना देवेंद्र फडणवीस के सरकार ने की है, ना इसके पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उसने नहीं की। परिणाम क्या हुआ कि बॉम्बे जैसे कारपोरेशन है, लगभग 75,000 करोड़ ये सालाना बजट की कारपोरेशन है। नागपुर उतनी तो नहीं है, लेकिन नागपुर भी लगभग 25-30 हजार करोड़ के पास ये कारपोरेशन है। तो ये जो बड़ा निधि है, फंड है, उसके ऊपर डायरेक्ट फिर सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपना कब्जा जमा के रखते हैं। हाँ जी। ये भी उसका एक कारण होता है कि प्रशासक के माध्यम से ये एक लोकल बॉडी का कार्यकाल चलाइए, इलेक्टेड बॉडी को अस्तित्व में नहीं आने दीजिए। और अभी भी जो चुनाव हो रहा है वो ओबीसी जो भी उम्मीदवार है प्रभाग से लड़ेंगे, उनके ऊपर, बेचारे के ऊपर एक टांगती तलवार रहेगी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत ठहराया तो बेचारी उम्मीदवारी उनकी धोखे में आएगी। जैसे 2016 में फडणवीस के सरकार के कारण कई ओबीसी उम्मीदवारों को अपने जीतने के बाद भी सीट को छोड़ना पड़ा, वो भी मौका फिर एक बार आ सकता है। मतलब ये एक तलवार के रूप में काम कर सकता है। सर, हम थोड़ा सा देखते हैं, अगर से नागपुर का इतिहास हम देखते हैं 1920 में, हम थोड़ा समझते हैं इसको कि सोशलिस्ट रहे, कम्युनिस्ट रहे, या एक आम्बेडकरिज्म का ईरा भी हम देखते हैं, और आरएसएस का गढ़ भी देखते हैं। ये इर्द गिर्द सारी जो भी सोशलिस्ट मूवमेंट बोलिए, कम्युनिस्ट मूवमेंट बोलिए, ट्रेड यूनियन का कल्चर बोलिए, अकाउंटेबिलिटी का जो कल्चर है नागपुर से पूरे देश में गया। नागपुर में ही
इतनी बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी का एक हमको इन्वेंशन दिखता है, और नागपुर जैसे एक डेमोक्रेसी में हम 8 साल नहीं दिखते हैं, फिर भी लोगों का ऐसा इसमें काफी पार्टिसिपेंट और लोगों के ऐसे जितने मास लेवल पर ऑब्जेक्शंस आना था ऐसे नहीं आ पाते। बहुत सारे SC ST के वेलफेयर यहाँ पर है, ट्रेड यूनियन यहाँ पर है, नहीं, ये सारे लोग खामोश है। कारण ये है कि 1980 का जो 20 का जो समय था या 20-25 का जो समय था, वो एक प्रकार से नए सोसाइटी के निर्माण का समय था। तो नई एस्पिरेशंस थी, लोगों को एक नई उमंग थी, और उसके साथ साथ एक अलग अलग विचारधारा भी पनपी थी, आई थी। तो हर कोई अपने विचारधारा को लेकर गंभीर था, अपने आशा आकांक्षा को लेकर गंभीर था, और इसलिए वो एक जोश खरोश दिखता था। अभी वो नहीं रहा है। अभी के चुनाव में जैसे हालात देख रहे हैं, काका किधर, भतीजा किधर, मामा किधर, मामी किधर, नाना किधर, नानी किधर, फिर वो कोई भी पार्टी में हो, सारे आइन समय पे इकट्ठे मिलते हैं, फिर कार्यकर्ता का क्या, कोई एक दूसरे का भरोसा नहीं है। तो ऐसे माहौल में वो जो आप माहौल का जिक्र कर रहे हैं, वो माहौल बरकरार रहना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, जब सत्ता में बैठे हुए लोगों को ही ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, तो वो अपना धन बल का, सत्ता में होने के शक्ति का, सभी का प्रयोग करके न प्रकारे लोकल बॉडी की सत्ता अपने हाथ में रखेंगे। इसी वसूलों के साथ वो सरकार में बैठे रहते हैं या गवर्नेंस करते हैं। तो इसलिए जो नए विचार के, नए उमंग के लोग होते हैं, जो फोर्स दिन ब दिन कम होते जा रहा है। इवन कांग्रेस पार्टी जैसे बड़ी पार्टी का पतन देश में देखने को जो मिलता है। इवन आप लोकल बॉडी में कांग्रेस की भी नागपुर में बात करें, बॉम्बे में बात करें, पूना में बात करें, ठाना में बात करें, तो आपको ढूंढनी पड़ती है कांग्रेस पार्टी की तरह। तो ये 1920-25 का तो समय नहीं था, या उसके आजादी के पहले का नहीं था। ये हाल इसलिए है कि जो राजनीति का जो कैनवास बदला हुआ है, और बदलते कैनवास में जो बीजेपी संघ परिवार को सफलता के कुछ फॉर्मूले मिले या उन्होंने अपनाए, वो फॉर्मूले दूसरों को नहीं जम रहे हैं। हाँ जी। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट वाले हो, चाहे अम्बेडकरवादी हो, चाहे समाजवादी हो, तो इन बाकी लोगों की जमीन दिन ब दिन सिकुड़ती जाती रही, और ये लोकल बॉडी को भी दिखना मिलता है। हाँ जी सर, आपने बदलते कैनवास की बात की। हमने देखा है कि बहुजन जो एक आंदोलन चला या फिर पॉलिटिकल में जब इसका इमर्जन हुआ, तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने देखे जीरो से हीरो बनते हुए नेता भी देखे। इस बदलते कैनवास में आपको क्या लगता है कि IT सेगमेंट आ गया इलेक्शन में, चैट GPT से इलेक्शन कंडक्ट होते जा रहे हैं, स्लोगन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनते जा रहे हैं। बदलते हुए कैनवास में क्या लगता है BRSP की क्या रणनीति है? आपने जो बहुजन के कंसेप्ट को, हम खोने के लिए कुछ नहीं था, जीरो से हीरो हो गए, लेकिन अब उल्टी गंगा है, अब हीरो से जीरो पे है। ये कोई किसी एक दल को लागू नहीं है, सभी को लागू है। इक्के दुक्के 5-10 चुन के आए मतलब कोई बड़ी भारी मात्रा नहीं है, इफेक्टिव नहीं होती। और लोकल बॉडी का वैसे भी असर देश के पॉलिटिक्स को, राज्य के पॉलिटिक्स को ज्यादा प्रभावित नहीं करता। ये भी मुद्दे अलग होते हैं। मुद्दे अलग होते हैं। अब इस बात में ध्यान रखिए कि जब कुछ नहीं था तो जोश था, क्योंकि एक दिलोख्वाहिश तमन्ना नहीं थी, एक मोटो था, और वो मोटा आपको अट्रैक्ट करता था, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन हो, चाहे समर्थक हो, चाहे नेता हो। लेकिन वो मोटिव जब छोटा मोटा पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद उसमें डाउनफॉल आता है, गिरावट आती है। और वही आजकल देखने को मिलते है, चाहे लोकल बॉडी यूपी की हो, लोकल बॉडी केरला की हो, लोकल बॉडी महाराष्ट्र कहीं की भी हो। हाँ जी। और इसलिए यह सारों के ऊपर परिणाम आता है, चाहे BRSP हो, चाहे BSP हो, चाहे वंचित हो। अब वंचित में कभी कभार अकोला में प्रकाश आंबेडकर की सत्ता दिखती थी, आजकल कहाँ है। नागपुर में अपने 10-15 नगर सेवक हमेशा कभी होते थे। सोलापुर जैसे शहर में BSP के किसी जमाने में 5-6 लोग होते थे। अब वो जमाना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? यही जो आपने कहा कि एक तो चुनाव जीतने का जो तंत्र है जिसका आपने जिक्र किया, चाहे AI का इस्तेमाल हो, चैटबॉट का इस्तेमाल हो, या और कोई जो आधुनिक टेक्निक्स है, ये टेक्निक के अलावा जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो बड़ी बड़ी पार्टी के साथ
वो कॉम्पिटिटिवनेस की लेवल बहुत कम होती गई। अब वही तो मैंने कह रहा था कि कांग्रेस भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं आती है। कारण कुछ भी हो, नेता का मॉडल हो, कार्य प्रणाली का मॉडल हो, साधन सामग्री का मॉडल हो। जब कांग्रेस जैसे पार्टी को इतना गिरावट आती है तो बाकी लोगों में गिरावट आना स्वाभाविक है। अब इसमें दूसरी एक बात होती है, और दूसरी बात यह है कि लेफ्ट और अम्बेडकरवाद। अब देखो देश में इनका बिल्कुल जनाधार लगभग कम हो गया। बीएसपी के ऊंचाई पकड़ो या सीपीआई सीपीएम की, पिछले इलेक्शन अगर से देखा जाए, कोई भी आंकड़े पिछले 10 साल के उठा के देख लो, तो इसमें गिरावट आने का कारण है कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स अब बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सर इसी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स पे हम देखते हैं कि बीजेपी एंड जो आरएसएस है वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। वो चाहे लोकल बॉडी में भी सक्सेस होती है, विधानसभा में भी सक्सेस होती है, लोकसभा में भी सक्सेस होती है। ये मिथ है। बीजेपी कोई आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं करती है। बीजेपी सत्ता में आने के बाद आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करती है। ओके, सत्ता में आने के लिए एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल, ये कौन सी आइडियोलॉजी है? अजित पवार का इस्तेमाल, वो कौन सी आइडियोलॉजी है? सारे जो सीबीआई घोटाले में फंसे हुए, रेप बलात्कार मामलों में फंसे, उन सबको लेकर सत्ता में आने के बाद, तो ये कोई सत्ता की पॉलिटिक्स नहीं, वो सत्ता में आने के बाद पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ जी, जो उनका जो एजेंडा है वो सत्ता में आने के बाद, और ये सिर्फ उन्होंने किया ऐसा नहीं है। कांशीराम जी ने भी जब बीएसपी के समय में बीजेपी का सत्ता में आने के लिए उपयोग किया, लेकिन अम्बेडकर स्मारक जब बनाने की बात थी तो वो कांशीराम का दिमाग था, वो थोड़ा बीजेपी वालों का। हाँ जी। तो ये टिट फॉर टैट का एक मॉडल था जो मायावती को नहीं हैंडल करने को आया, और इसलिए बीजेपी सत्ता में आइडियोलॉजी के आधार पे आती है, ये बड़ा मिथ है, झूठ है। बीजेपी अपने कोर एजेंडे पे फर्म है, लेकिन राजनीति के लिए वो हर गधे का इस्तेमाल करती है, चाहे वो दलित का हो, ओबीसी का हो, माइनॉरिटी का हो, किसी का भी। आप भी चुनाव में उतर रहे हैं सर, क्या रणनीति लेके उतर रहे हैं? एक है, वही तो मैं कह रहा था कि लेफ्ट और अम्बेडकर राजनीतिक दल, चाहे हम हो या और कोई, हाँ जी, इनकी एक बड़ी मुश्किल वाली एक हालत होती है, डायलामे वाली सिचुएशन होती है। वो सिचुएशन ये है कि हम सिर्फ राजनीति वाले नहीं है। अगर हम भी सिर्फ राजनीति वाले होते तो किसी के साथ भी जाते, जो अन्य दल करके सफलता हासिल करते हैं। ये हमारे लिए एक मुश्किल वाला मामला है। हम पूरी अपनी आइडियोलॉजिकल छोड़ के नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर हमें कहे कि आप कांग्रेस के साथ आ जाओ, हाँ जी, तो भी नहीं जा सकते। बीजेपी वाले कहेंगे आ जाओ, हम आपको रेडीमेड एमएलए बनाए थे, तो भी नहीं जा सकते। तो हमारी एक आइडियोलॉजी का होना एक एसेट भी है और एक रोड़ा भी है। आइडियोलॉजी हमें परमिट नहीं करती। अब ये आइडियोलॉजी अजित पवार के पास है क्या? वो किसी के भी साथ भी जा सकता है। ये आइडियोलॉजी एकनाथ शिंदे के पास है क्या? कुछ नहीं, वो किसी के भी साथ जा सकता है। इवन उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कल उनके पास आइडियोलॉजी का कोई सामना नहीं है, तो उनके लिए फ्री फॉर ऑल है। लेकिन जो विचारधारा के आधार पर राजनीति खड़े करते हैं, चाहे बीआरएसपी हो, इवन टू द सर्टेन एक्सटेंट ऑफ बीएसपी भी या वंचित भी, तो इनके लिए मुश्किलें ही खड़ी होती है। हाँ जी, वो पूरा छोड़ छाड़ के नहीं जा सकते। पर हम ये देखते हैं कि सर अभी अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, छोटे छोटे अन्य दलों को काफी एक बेनिफिट मिल सकता है। इतने सालों के बाद अगर से इलेक्शन हो रहा है, उन लोकल मुद्दों के साथ अगर से वो जाते हैं, इसीलिए मैंने शुरू से ही, मेरी पार्टी की भी भूमिका है, मेरी भी है, कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जैसे नेताओं ने लीड लेना चाहिए। ऑल इंडिया में मायावती जैसे नेता ने लीड लेना चाहिए। लेकिन ये दोनों अगर कुछ नहीं करते तो बड़े रोड़े साबित होते हैं, बड़े रोड ब्लॉक बन के होते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो ये दोनों को भी छोड़ दे तो अन्य छोटे छोटे दल होते हैं, इन्होंने एक दूसरे से समझौता करके, जैसे कि नागपुर में कितनी अपनी कारपोरेशन की सीटें हैं, उतनी कोई दल नहीं लड़ा सकता। हाँ जी, बॉम्बे में 227 है, कौन लड़ा सकता है? तो 227 बांट के ले लो ना, बांट के लेना चाहिए। नागपुर में सारी सीटें लड़ने की औकात आज कौन से अम्बेडकरी दल में है? किसी में भी नहीं है ना। बीएसपी में आजकल उम्मीदवार मिलना मुश्किल है। वंचित वालों का भी वही हाल है, हमारा भी वही हाल है। हम ये नहीं कहते कि हमारा उनसे अच्छा है,
आम्बेडकरी आंदोलन का ही हाल जो है, और वो सिर्फ संगठन के आधार पे ही है, नेता के आधार पे है ऐसा नहीं है। क्या वोटर जो अम्बेडकराइट है, वो अम्बेडकराइट दलों की राजनीति को मजबूत करना चाहता है, ये भी बड़ा सवाल। हाँ जी। और इसका जब जवाब आप ढूंढेंगे, तो दुर्भाग्य से अम्बेडकरी वोटर भी जो है, वो अपनी राजनीति को मजबूत करने के बजाय रेडीमेड राजनीति के पीछे भागना चाहता है। कोई भी कारण हो, चाहे बुद्ध विहार में किसी को बुद्ध की मूर्ति मिली हो, या किसी ने रिनोवेशन करके दिया हो, या फिर नोटों का लालच है, या और कोई लालच है। और ये जब आदतें जिस वर्ग को, समाज को लगती है, तो उसकी राजनीति कभी खड़ी नहीं होती। इस कारण देखो, देश में आदिवासी की राजनीति कभी नहीं खड़ी हुई। बाबरी मस्जिद के पतन के बाद मुसलमान थोड़ा हिलडुल रहा है, लेकिन उसकी राजनीति खड़ी नहीं हो पा रही। और अम्बेडकराइट भी राजनीति उसी कारण खड़ी नहीं हो पा रही। तो अम्बेडकराइट राजनीति का जो गिरावट है, गिरता हुआ जो दर्जा है, उसके लिए सिर्फ नेता और संगठन जिम्मेदार है ऐसा मानोगे तो आधा सच है। उतने लोग भी, उतने वोटर भी, उतना समाज भी जिम्मेदार है। क्योंकि वो भी, अगर आपको बेहतर से बेहतर भी उम्मीदवार दिया, तो आप उसके पीछे खड़े नहीं रहोगे, और किसी अरे गहरे नत्थु खरे के पीछे आप दौड़ोगे, तो फिर आपकी राजनीति खड़ी कैसी होगी। और यही तो बात आती है कि जो बाबा साहब को मानते हैं और उनके आइडियोलॉजी के साथ राजनीति करना चाहते हैं, उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिनको आइडियोलॉजी का बोझ नहीं, जैसे रामदास आठवले जो है आजकल, वो आराम से जाके बैठा है, लेकिन उसका एक कारपोरेटर नहीं जीत के आएगा, क्योंकि उनको इस तरह की पॉलिटिक्स अभिप्रेत है। इक्का दुक्का आदमी मिनिस्टर बने, उसके हाथ से कोई काम हो ना हो अलग बात है। SC ST का निधि गायब हो चलेगा, झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना नहीं होगी तो भी चलेगा, रमाई घरकुल योजना नहीं लागू होगी तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे नाम के वास्ते इक्का दुक्का मंत्री रहेंगे। तो ऐसे लोगों के भी लोकल बॉडी में भी राजनीति नहीं पनपती, यह सच है। और यही लोग फिर वही जमन तैयार करते हैं, जो समाज यहाँ से उठकर सीधा उनके पास चला जाता है। हम कंटिन्यू अपडेट देते रहेंगे। हम सर से मुखातिब हो रहे थे कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उस पर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और सर की क्या क्या रणनीति रहेगी। सर, आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया। आप जुड़े रहिए आवाज से। चलो, आपका भी शुक्रिया।